नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मृदा में संतुलित खाद उर्वरकों का प्रयोग करके लें अधिक उपज। गुलाब के पौधों में लगने वाले हानिकारक कीटों की रोकथाम। किसान भाइयों, फसलों से अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है कि आप फसलों में संतुलित मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग करें। तो किस प्रकार से करें संतुलित मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग ताकि आपकी फसलों में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय कोटपुतली के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजीत सिंह। किसान भाइयों, आज मैं आप सभी को सब्जियों की खेती में पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें उसके बारे में जानकारी देता हूं। इस समय जो हमारी सब्जियां की बुआई या रोपाई की जाती है, उनमें जो सब्जियां हैं मुख्य रूप से टमाटर, मिर्ची और कुकुरबिटेसी जो सब्जियां आती हैं जैसे खीरा और खरबूजे, इन सब्जियों की बुआई से पहले हमें पोषक तत्वों का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सही से पोषक तत्व प्रबंधन नहीं करेंगे तो हमारा उत्पादन कम होगा। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। किसान भाइयों, मृदा उर्वरता की बात की जाए तो ये जरूरी है कि खेती वाली भूमि से जितना पोषक तत्व पिछले फसलों उत्पादन के लिए हास हुआ है उतना ही पूर्ति हो, तथा वह भूमि जिसमें कम पोषक तत्व उपलब्ध हैं, उसकी भी जानकारी ज्ञात कर उसमें कमी पाए जाने वाले पोषक तत्वों की पूर्ति हो। अब पोषक तत्व प्रबंधन करना ये एक पहली स्टेज होती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि सबसे पहले अपना खेत की तैयारी करें। खेत की तैयारी करते समय उसमें 15 दिन पहले गोबर की खाद, जो ऑर्गेनिक खाद होती है, उसको खेत में डालें। डालने के बाद में उसको अच्छे से मिला के उसकी जुताई कर दें। जुताई करने के बाद में जो हमारी उसके साथ में हमें केमिकल खादें डालनी हैं जैसे यूरिया, DAP, MOP एंड सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक, सल्फर, बोरान, कुछ ये ऐसे तत्व होते हैं जिनको हमें बुआई के समय देना होता है। बुआई के समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम पोषक तत्व डाल रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर हम उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट की चीज़ें डालेंगे तो वो पौधे को लाभ नहीं करेंगे। जितनी पौधे की रिक्वायरमेंट है उतना ही हमें पोषक तत्व देना है। तो जुताई करने के बाद में जब हम अगर रोपाई कर रहे हैं तो उस रोपाई के समय हमें रो में पोषक तत्वों को डालना है। अगर हम बुआई कर रहे हैं तो हम जहाँ पे पौधा लगा रहे हैं वहाँ पे हमें पोषक तत्व डालना है। पोषक तत्वों को डालने के बाद में ये तो प्रथम स्टेज हो गई। इसके बाद में जैसे ही हम फसल को या जो हमने पौधे, अगर हम मिर्च और टमाटर की बात करें तो उसमें जो हम दूसरी डोज देंगे वो हम देंगे 15 या 30 दिन के बाद में। इसके बाद में 60 दिन पे देंगे और इसके बाद में 90 दिन पे देंगे। तो इस समय जितनी भी रिक्वायरमेंट है उस खुराक को 3 भागों में डिवाइड कर लेनी चाहिए। एक तो हमने इनिशियल स्टेज में दे दी, इसके बाद में एक हमने ग्रोथ स्टेज पे दे दी और दूसरी फ्लावरिंग स्टेज पे दे दी। तो इस तरीके से अगर हम पोषक तत्वों का सब्जियों में प्रबंधन करेंगे तो सही तरीके से हम उत्पादन ले सकते हैं। मिट्टी की जांच की आवश्यकता। यह जानने के लिए कि आपकी जमीन की आवश्यकता एवं उर्वरता स्तर उस फसल विशेष के लिए उपयुक्त है कि नहीं जिसकी आप खेती करने जा रहे हैं,
आपकी जमीन में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है एवं कितनी अतिरिक्त मात्रा उर्वरक के माध्यम से होनी है का निर्धारण करने में मदद मिलती है। मिट्टी की रासायनिक प्रकृति, अम्लीयता एवं क्षारीयता तथा उसमें उपस्थित घुलनशील लवणों की मात्रा की जानकारी मिल जाती है, जिससे उसके उपचार में सहायता मिलती है। पौधों की वृद्धि के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इन तत्वों में 16 तत्वों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अतः भूमि में तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए परीक्षण के अनुसार उर्वरकों की सिफारिश आवश्यक है। दूसरी बात ये है, कुछ चीज़ें जो हम पोषक तत्वों के हमारे जो मुख्य तत्व हैं उनको ही हम एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन हम जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको किसान बहुत ही कम अपने खेतों में डालता है। सूक्ष्म तत्वों का जो मेन रोल होता है वो उनकी उत्पादन को बढ़ा देता है, क्योंकि जो सूक्ष्म तत्वों का पौधे के अंदर जो रोल होता है उसके अंदर एंजाइम एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है और जो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको भी वो कंट्रोल करते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। गुलाब, जिसे फूलों का राजा कहा जाता है, इसकी खेती अपने प्रदेश में बहुत से किसान भाई खुले खेतों में करते हैं और इस फसल से अच्छी क्वालिटी के अधिक फूल प्राप्त करने के लिए इस समय फसल में लगने वाले कीटों का नियंत्रण करना जरूरी है। तो गुलाब की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं और इनका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र प्रसाद से। फूलों की खेती में उसमें जो कीड़े लगते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप जैसा कि आप जानते हैं कि जितने ही पुष्प पौधे हैं, फूल वाले पौधे हैं, उसमें गुलाब का बहुत ही प्रमुख स्थान है, क्योंकि गुलाब को फूलों का राजा कहा गया है। तो आप जानते हैं कि गुलाब के फूल में, गुलाब की खेती में कई तरह के हानिकारक कीड़ों का प्रकोप होता है। उन कीड़ों में जो प्रमुख कीड़ा है वो हैं कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े भी हैं और मकड़ी भी हैं, जिसको माइट कहते हैं। तो पहले तो कीड़े की बात हम करते हैं। जो कीड़ा लगता है वो लाही, जाड़े का दिन है चूँकि, तो जाड़े के दिन में गुलाब के पौधों में, अन्य पुष्पों में भी लाही का प्रकोप होता है। और लाही जो होता है पौधों के पत्तियों पर, डंठलों पर, पुष्प कलियों पर झुंड के रूप में पाया जाता है। और लाही जो होता है गुलाब के विभिन्न भागों से, तनों से, पत्तियों से, पुष्प कलियों से उनके रस को चूस करके पौधों को कमज़ोर बना देते हैं, इसलिए इसका नियंत्रण आवश्यक है। और लाही की उपस्थिति अगर जानना हो तो उसके लिए आप जानते हैं कि लाही छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो समूह में रहते हैं, और जब पौधे को आप छूने जाएंगे, जो लाही ग्रस्त पौधा है, तो आपके हाथ में लसलसा पदार्थ लग जाता है। ये लसलसा पदार्थ ये दर्शाता है कि उसमें लाही का प्रकोप हुआ है। गुलाब की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान इल्ली से होता है। इल्ली प्रारंभ में कोमल पत्ते को खाकर नुकसान करती है। इसके अलावा इल्ली फूल की कली में दाखिल होकर अंदर की पंखुड़ियों को भी खाकर नुकसान कर देती है, जिससे कलियां खिलती नहीं हैं। इसकी रोकथाम के लिए आगे की पीढ़ी को रोकने हेतु प्रति एकड़ 3 से 4 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC 5 मिलीलीटर और स्टिकर 6 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। एक और जो है, जो माइट लगता है, जिससे लाल मकड़ी कहते हैं, इसका प्रकोप भी होता है, जो पत्ती के दोनों सतहों पर, पहले तो निचली सतह पर ज़्यादा आक्रमण होता है सैकड़ों की संख्या में, और उसके बाद जो अगर ज़्यादा आक्रमण हो जाता है, उसका आबादी बढ़ता है, तो यही सूक्ष्म जीव होता है चूँकि लाही, और जो लाल रंग का होता है। और जो इसका आक्रमण होने पर आप गुलाब के फूल के पौधों पर देखेंगे कि सूक्ष्म जाला बन जाते हैं। तो सूक्ष्म जाला बनना ये दर्शाता है कि इसमें लाल मकड़ी यानी माइट का प्रकोप बहुत उसकी तीव्रता बढ़ गई है। और जो लाल मकड़ी है
रस को चूसने वाला जीव है। जब चक्रों की संख्या में जब गुलाब के पौधों पर, कोमल डंठलों पर, पत्तियों पर लाही का आक्रमण होगा और जब रस चूसे जाएंगे तो पौधा कमज़ोर पड़ जाता है। इसके चलते आपके पुष्प उत्पादन में काफ़ी कमी हो जाती है। तो इस तरह से आपको हम अभी ये बतला पाए कि लाही से कैसे नुकसान होता है। लाही क्या होता है, जो माइट है, लाल माइट है, जिसे लाल मकड़ी कहते हैं, इसका आक्रमण कैसे होता है, इससे कैसे गुलाब को नुकसान होता है। सूखी टहनियां काटकर अलग कर दें। गुलाब के पौधे के आधार से निकलने वाली नई शाखाओं को भी हटा देना चाहिए। ये शाखाएं पतली, लंबी व तेजी से बढ़ने वाली होती हैं और पौधों को मिलने वाली खुराक का काफी हिस्सा ले लेती हैं, जिससे पौधों की बढ़वार व फूल उत्पादन कम हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं। अब इसके निदान के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके निदान के लिए जो कीड़ा है, इन तीनों, कीड़ा और एक मकड़ी, तीनों का आक्रमण को रोकना है और तीनों का आक्रमण थोड़ा कम हुआ है तो आप एक जो हम बता प्रोफेनोफास नाम का जो दवाई है कीटनाशी है, इसका जो मात्रा है 1.5 से 2 ml 25 लीटर पानी में घोल बनाएं और इस घोल से खड़ी गुलाब की जो खड़ी फसल है उस पर छिड़काव करें। 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें और आवश्यकता पड़ने पर जैसा होगा उसके हिसाब से और भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कि अभी तो ठंड मौसम है तो अभी लाल मकड़ी का प्रकोप कम होगा, लेकिन जो ही फरवरी के बाद जब गुलाब का पौधा में जब तापमान बढ़ेगा उस समय अब लाल मकड़ी का प्रकोप ज़्यादा होने लगेगा। उस अवस्था में आप जो एक विशुद्ध रूप से जो लाल मकड़ी को मारने वाला रसायन आता है उसका नाम है प्रोपरजाइट या ओमाइट, एस्पायरोमेसिफेन या ओबेरॉन। तो ओबेरॉन का या ओमाइट का, दोनों में से किसी एक का 1.5 से 2 ml रसायन 25 लीटर पानी में घोल बनाएं और उस जलीय घोल का छिड़काव गुलाब के पौधों पर करेंगे तो लाल मकड़ी से होने वाले नुकसान को आप बहुत हद तक या पूरे रोक सकते हैं और गुलाब के फसल को इन सबों से होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग सेवर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आसमान साफ रहने की संभावना है, वर्षा होने की संभावना नहीं है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई कृषि कार्य को करते समय कोरोना वायरस के लिए जारी सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। जानवरों को रात के दौरान खुले में न रखें। रात में खिड़कियों और दरवाजों पर जूट के बोरे के पर्दे लगाएं और दिन के दौरान धूप में पर्दे हटा दें। गेहूं की फसल में दीमक कीट के प्रकोप के लक्षण दिखाई देने पर क्लोरोपाइरीफास 20 EC की 4 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई पानी के साथ देवें। सरसों की फसल में चेपा आने की संभावना है। चेपाग्रस्त टहनियों को तोड़कर जमीन में दबा दें। फसल की निगरानी रखें। तब कम से कम 10% पौधों पर 25 से 26 चेपा प्रति पौधा दिखाई दे तब डाइमिथेट 30 EC की 1 लीटर मात्रा 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। चने की फसल में
फली छेदक से नियंत्रण हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट की 250 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आलू की फसल में झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए 2 ग्राम मैंकोजेब प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है श्री माधोपुर जिला सीकर के सुरेश चंद्र ने। आपने पशुओं में परजीवियों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, जहाँ तक बात है कि परजीवी की, तो परजीवी हमारे पशुओं के लिए दूध उत्पादन और साथ में उनके स्वास्थ्य के लिए ही बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रहा है। परजीवी जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतः परजीवी और दूसरा होता है बाह्य परजीवी। तो हमारा जो बाह्य परजीवी है, जिसमें हमारे जू, किलनी, मक्खी, मच्छर, पिस्सू इत्यादि ये हमारे बाह्य परजीवी हैं, जो हमारे पशुओं को काफ़ी प्रभावित करती हैं उनके रोग बीमारियां फैलाने में, साथ ही दूध उत्पादन में। पशुपालक भाइयों, परजीवी पशुओं का खून चूसकर इन्हें कमजोर बना देते हैं और पशुपालक समझ ही नहीं पाते हैं कि पशु खाते पीते भी कमजोर क्यों हो रहा है और इसका सीधा प्रभाव पशु के दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। और यदि बछड़े और बछड़ियां हैं तो इनकी वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। इतना ही नहीं, पशु विभिन्न प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाते हैं, जिससे ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो बाह्य परजीवी जो हमारे, जिसमें किलनी सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, ये करते क्या है कि उनके अंडे जो होते हैं, जो एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, वो वयस्क जहाँ पे पशुशाला है उसके दरार है या जो दरवाजे खिड़कियाँ जहाँ पे कोने में है, ये वहाँ पे जाकर के उसके बच्चे जो होते हैं, अंडा देने के बाद ये अंडे से जो बच्चे निकलते हैं वो चिपक जाते हैं जाके, फिर ये दूसरे पशु में जाकर के चिपक करके फिर ये अपने जीवन जो चक्र है पूरा करते हैं। किलनी करता क्या है कि ये हमारे जानवर के शरीर में ये चिपक जाता है और ये बीमार जानवर से, ये स्वस्थ जानवर में उनके खून के माध्यम से बीमारियों को फैलाता है। तो ये अंडे के लार्वे जो जाकर के जो हमारे छुपे होते हैं, वो उनके हम चूने का या जो भी हमारे डिसइंफेक्टेंट है उनका प्रयोग करके इनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो अंतः परजीवी हैं, जो कि यह बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर होते हैं और अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर होते हैं, उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा जो होता है कि जिसे हम लोग फीता कृमि या टैपवर्म कहते हैं, दूसरा है राउंड वर्म या जो गोल कृमि है, तीसरा है नीमेटोड्स है। ये 3 प्रकार से अंतःपरजीवी जो पशुओं के शरीर में पहुंच करके उसके यकृति जो लीवर होता है उसको डैमेज कर देते हैं, या और भी अंगों पे ये पहुंच करके चिपक करके बहुत तेज़ी से ज़रूर, और इसका यहाँ तक प्रभाव पड़ता है कि जानवरों के जो प्रजनन क्षमता में भी ये दूध उत्पादन के साथ साथ प्रजनन भी प्रभावित करता है। भाई, यह बाह्य अंतः परजीवी से जो पशु हमारे प्रभावित होते हैं, तो यह प्रायः देखा जाता है कि हमारे जो पशु होते हैं, जो भी बीमार पशु होते हैं, उसके लक्षण होते हैं कि वो हमारा जो जानवर होता है वो सुस्त हो जाता है, साथ में उसके दूध उत्पादन में कमी आ जाती है और साथ ही उनके खाने पीने में अरुचि हो जाती है, या आपको लगता है कि हमारा जानवर बहुत खा रहा है, लेकिन वो जो अंतः परजीवी है वो परपोषी के रूप में उसके शरीर के अंदर बैठा हुआ वो पोषक तत्व को ग्रहण करता है और वो अपना वृद्धि विकास करता है। तो देखने में तो जानवर आपको लगेगा कि स्वस्थ है, लेकिन अंदर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। तो किसान भाई, जो भी अपने जानवर हैं, उन जानवरों को अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं या उनको समस्या दिखाई दे रही है, तो इसकी सावधानी के रूप में
बचाव के उपाय पहले से कर लें। उसके लिए हमारे जो अंतःपरजीवी वायु परजीवी के लिए जो दवाएं एल्बेंडाजॉल, फेविंडाजॉल, नीलजान जो हमारे हैं, इसके अलावा आजकल पेनाक्योर और नई जो आइवरमेक्टिन है, इंजेक्शन भी आ गया है कि वायु अंतःपरजीवी। तो जो भी हमारे ये जो आधुनिक दवाएं हैं जो हमारे नज़दीकी पशु चिकित्सालय वहाँ उपलब्ध है, या आपके जो नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे सलाह लेकर के कि प्रत्येक 3 माह पे ज़रूर हम वायु अंतःपरजीवी के, चाहे वो टैबलेट के रूप में, चाहे लिक्विड फॉर्म में या इंजेक्शन के रूप में अपने जानवरों को ज़रूर इनको दें। किसान भाइयों, इलाज से बचाव बेहतर है, तो पशुपालक अपने पशुओं को परजीवियों के प्रकोप से बचाव के लिए पशुओं को तालाब, बावड़ियों में भरा गंदा पानी नहीं पिलाएं। इसके अलावा पशु को नदी नालों के पास नहीं चराएं, क्योंकि इस गंदे पानी को पशु द्वारा पीने या नदी नालों के पास पशु को चराने से कई तरह के कीड़े पशु के पेट में चले जाते हैं। इसलिए पशुपालक भाई पशुओं को स्वच्छ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। तो आगे आने वाली जो हमारा उत्पादन है या पशु को स्वस्थ रख सकते हैं, और अनेक रोग बीमारियों वायु परजीवी या अंतःपरजीवी के द्वारा जो फैलने वाली है, उससे हम अपने जानवरों को बचा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।